नमस्ते एवरीबॉडी। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हमें बात किस रिगार्डिंग करनी है। ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, पेपर होने के बाद जिन जिन स्टूडेंट से बात करनी थी, पेपर थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा मन के हिसाब से ना जाने के कारण उनसे थोड़ी सी बात करने में मुझे लेट हुआ, और उसके कारण ये वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा लेट हुआ। और अभी एस बी आई पी ओ मेन्स का पूरा पिक्चर डिस्कस करेंगे। ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एस बी आई पी ओ मेन्स हर साल इतना क्रांतिकारी क्यों होता जा रहा है, पेपर का लेवल इतना क्यों बढ़ते जा रहा है, और आपने कितने अटेम्प्ट्स किए होंगे और किस तरीके से पेपर टैकल किया हुआ है और किस तरीके से टैकल कर सकते थे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। इवन ये अभी का जो डिस्कशन होगा, ये आगे आने वाले साल के सारे मेंस एग्जामिनेशन का टोन सेट करने में हमें मदद करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लू येलो कलर में मैंने लिखा है टफेस्ट पेपर एवर, एसबीआई पीओ का इस साल का जो पेपर हुआ है। जितने भी मैंने अभी तक एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशंस देखे हैं, उन सारे के सारे एग्जामिनेशन में ये अभी तक के हिस्ट्री का सबसे क्रांतिकारी पेपर माना जा सकता है। क्योंकि लिटरली पुष्पक सर एग्जामिनेशन सेंटर पर थे। एग्जामिनेशन सेंटर पर पुष्पक सर जब स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे बोल रहे थे, सर प्लीज़ अभी नहीं, अभी नहीं बात कर सकते, क्योंकि पेपर देकर जिस माइंडसेट के साथ, जिस मेंटालिटी के साथ बाहर आए, जिस नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट के साथ बाहर आए हैं, थोड़ा सा टेंशन लाजमी है, क्योंकि इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे और फिर पेपर में जैसा मनचाहा अटेम्प्ट था वैसा नहीं हो पाया। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पेपर एक्चुअली में टफ था, और ये केवल आप लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए हैं ऐसा नहीं है। मैंने अभी एक 6 से 7 स्टूडेंट्स के साथ बात करी है, पर्सनली बात करी है 6 से 7 स्टूडेंट्स के साथ। तो उनके साथ बात करने के बाद, मतलब उन लोगों ने इस साल के लगभग लगभग सारे मेंस एग्जामिनेशन दिए हैं, तो उन लोगों की तैयारी अच्छी थी। बट फिर भी एस बी आई पी ओ में उन सारे के सारे लोगों के जो है अटेम्प्ट्स ठीक ठीक ही देखने को मिले। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जरा बात करते हैं। मैं अगर चारों सब्जेक्ट्स की बात करूं, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग एंड क्वांट, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैंने उनको यहां पर लिख दिया है। पूरे के पूरे पेपर में इंग्लिश सबसे ज्यादा आसान लगा, ऐसे मुझे 4 स्टूडेंट्स ने बताया। सबसे ज्यादा आसान उनको इंग्लिश लगा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन जिस लेवल के इससे पहले हम लोगों ने देखे थे, जिस पैटर्न का मिक्सचर, मतलब इंग्लिश में यूजुअली क्या होता है ना, अलग अलग पैटर्न मिक्स किए जाते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस ही यूजुअली समझने के लिए डिफिकल्ट बनाया जाता है। बट इस बार इंग्लिश में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, ठीक ठाक पेपर था। अगर आप इंग्लिश में मतलब ठीक ठाक हो, अगर आपने इंग्लिश सही से पढ़ी है, आप इंग्लिश पढ़ना और समझना जानते हो अच्छे से, तो आप इंग्लिश में एक मतलब मैं इन लोगों की बात करूं जिन लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया है, उन लोगों के अटेम्प्ट्स जो है वो 16 से लेकर 21 के रेंज में है। तो 16 से 21 अटेम्प्ट्स, जिन 7 स्टूडेंट से मैंने बात करी है, 6-7 स्टूडेंट से बात करी है, उन लोगों के अटेम्प्ट 16 से 21 के रेंज में थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जीए की। जीए का पेपर हमें हर बार, देखो, मैं हमेशा से आप लोगों को कहते आया हूं कि जीए जो है वो गेम चेंजर होगा। कोई भी मेंस एग्जामिनेशन में, सिर्फ इस मेंस एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम लोगों का स्कोर इन 3 सब्जेक्ट में 19-20 का फर्क रहता है, वरना ज्यादातर इन 3 सब्जेक्ट में सेम ही स्कोर आता है। जो सिलेक्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम लोगों का स्कोर इन 3 सब्जेक्ट्स में लगभग लगभग सेम आता है, फर्क हुआ भी तो ज्यादा नहीं, 3-4 मार्क का फर्क होता है। ठीक, तो गेम चेंजर जो होता है ना, वो जीए और डिस्क्रिप्टिव ही है। और इस बार की एस बी आई पी ओ मीन्स में भी हमें यही एग्जैक्ट यही सिनारियो देखने को मिला है। हाँ, जीए में मल्टीपल चॉइस, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स देके उनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। न्यूज का इन डिटेल एनालिसिस पर क्वेश्चन आए थे। जिन जिन लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े होंगे, उन लोगों को रियलाइज हुआ होगा, यार वन लाइनर तो इसमें कुछ है ही नहीं, वन लाइनर सब झूठ है।
तो जीए में अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़कर बैंकिंग एग्जामिनेशन में जाओगे, जिंदगी में कभी जीए में अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये सीख हमें यहां पर जीए के पेपर से मिली है। वन लाइनर का जमाना चला गया, बहुत पहले चला गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक ये भी आया है, पुष्पक सर ने इसके ऊपर एक सेशन भी किया है। पुष्पक सर ने जो सेशंस कराए थे, प्रैक्टिस सेशंस एसबीआई पीओ मींस के लिए, उसमें से 17 से 18 क्वेश्चंस एज इट इज आए हैं। पुष्पक सर ने उन सेशंस के स्क्रीनशॉट्स के साथ, उन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स के साथ आपके साथ डिटेल में सारी चीजें शेयर करी है। तो अगर पुष्पक सर के सारे सेशंस भी आप अटेंड कर लेते हैं तो एसबीआई पीओ में आपके इतने नंबर्स जीए में तो फिक्स हो जाते हैं। ठीक, अब दिक्कत क्या हुई, जो दो लोग थे ना, उन दो लोगों ने मुझे बताया सर क्या हुआ ना, वो घबराहट के मारे क्वांट और रीजनिंग ने हालत खराब कर दी थी। क्योंकि क्वांट का लेवल तो पूछो ही मत, ठीक है, क्वांट का लेवल पूछो ही मत, ऐसा आया था क्वांट का लेवल। क्वांट में कुछ ही क्वेश्चंस बने हैं, मैं क्वांट में कितने अटेम्प्ट है उस पर भी आऊंगा, रीजनिंग की भी बात करेंगे। बट क्योंकि यहां पर इन दो सेक्शंस में अटेम्प्ट्स कम हुए, तो यहां पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा तुक्का मारने वाला चांस लिया है। आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये काम नहीं किया होगा, क्योंकि देखो एसबीआई पीओ मैच्योरिटी वाला जॉब है। तो अगर मैच्योरिटी के साथ आप पेपर को अप्रोच करोगे, मैच्योरिटी के साथ क्वेश्चंस को देखोगे और आप अपना अटेम्प्ट का तरीका सही रखोगे, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने इधर चांसेस लिए हैं, तुक्के मारे हैं, तो चीजें बैकफायर हो सकती है। एक्यूरेसी का बहुत बड़ा गेम होता है। एसबीआई पीओ की हिस्ट्री हमें बताती है, कट ऑफ भी में हम देखेंगे कि एसबीआई पीओ की हिस्ट्री है, कट ऑफ कभी ज्यादा जाता ही नहीं है। प्रीलिम्स का कट ऑफ और मेंस का कट ऑफ, प्रीलिम्स का कट ऑफ जितना 100 में से जाता है, उससे थोड़ा बहुत आसपास मेंस का कट ऑफ 250 में जाता है। क्या कहा मैंने, प्रीलिम्स का जो 100 में से कट ऑफ जाता है, उससे हार्डली कुछ मार्क्स आगे 250 में से मेंस का कट ऑफ जाता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ 50-60 मार्क्स के बीच में रहता है, तो उससे 8-10 मार्क्स ज्यादा मेंस का कट ऑफ रहता है। ये हिस्ट्री रही है जो 250 में से आता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कभी कोशिश नहीं करनी होती है। क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट करो, सही अटेम्प्ट करो। तो पुष्पक सर का सेशन जिन जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, या फिर सारी की सारी चीजें इन डेप्थ डिटेल में पढ़ी होगी, उन लोगों को डेफिनेटली यहां पर बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, तो जीए गेम चेंजर था। मैं आता हूं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में, हाँ, जीए में अटेम्प्ट बताना रह गया। ठीक है, तो जीए में जिन स्टूडेंट से मैंने बात करी, उन लोगों ने पुष्पक सर के सेशंस देखे हुए थे। तो ऑन एन एवरेज में उनके अटेम्प्ट्स यहाँ पर 20 के आसपास उनके अटेम्प्ट्स बोलता हूँ। मिनिमम अटेम्प्ट जिससे मैंने बात करी थी वो 16 थे, और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जिसके मेरे साथ मैंने बात करी थी वो 27 थे। ठीक है, अब ये 27 में एक दो थोड़े से चांसेस लिए हुए क्वेश्चंस थे, तो वो अपने 3 क्वेश्चंस पे श्योर नहीं थे। ठीक है, बट फिर भी मैं यहां पर ऑन एन एवरेज देखूं तो एक 20 से 21 के आसपास अगर अच्छे से जीए पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पर मार्क्स जा सकते थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। सेशन में जो जो न्यूज जिस जिस एंगल में डिस्कस हुई थी, उन न्यूज पर डायरेक्ट उसी एंगल में क्वेश्चन आए थे, इसीलिए मैं यहां पर इतना बोल रहा हूं। ठीक, दूसरा रीजनिंग की बात करते हैं। अब रीजनिंग में जो अटेम्प्ट्स है ना सर, रीजनिंग में लिटरली मैं बोल रहा हूं, अटेम्प्ट्स क्या थे, सबसे कम अटेम्प्ट जिसके साथ मैंने बात करी वो 5 थे, और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जिसके साथ मैंने बात करी वो 14 थे। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स। तो ये 14 अटेम्प्ट्स वाले भाई साहब 14 तक पहुंचे कैसे, क्योंकि रीजनिंग में मिसलेनियस पोर्शन था ही नहीं। पूरा का पूरा पेपर पैराग्राफ बेस्ड था। मतलब पेपर रीजनिंग का था या इंग्लिश का था समझ में नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा लंबे चौड़े पैराग्राफ, फिर चाहे एनालिटिकल रीजनिंग हो, पजल हो, पूरा का पूरा पेपर पजल से भर दिया था। मिसलेनियस के केवल 2 ही सवाल आए थे, और वो 2 के 2 भी बने नहीं थे, है ना। तो इसमें से केवल 2 स्टूडेंट्स थे जिनके वो 2 के 2 बने, वरना मैक्सिमम लोगों का उसमें से एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो ये 14 क्वेश्चन तक पहुंचे कैसे लोग, जिनका एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग था। एनालिटिकल रीजनिंग के जो 8 क्वेश्चंस आए थे, 7-8 क्वेश्चंस, उन 7 से 8 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर पाया, वही और केवल वही इस अटेम्प्ट तक पहुंच पाया। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं रीजनिंग के अटेम्प्ट की बात करूं, तो ऑन एन एवरेज 6 या 7, मैक्सिमम 7
ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट्स इतने ही रहे हैं। ये 14 अटेम्प्ट्स जिसका एनालिटिकल रीजनिंग एकदम स्ट्रांग था, उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी एनालिटिकल रीजनिंग पे, इस वजह से वो 14 तक पहुंच पाया, नहीं तो 6 7 8 ऐसे ही मैक्सिमम लोगों के अटेम्प्ट्स थे। ये मैंने मिनिमम जो जिनसे मैंने बात करी उनके मिनिमम और जिनसे मैंने बात करी उनके मैक्सिमम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग में ये सिनेरियो था। रीजनिंग में अगेन पजल्स देखो, जब हम अचीवर्स पहली बैच थी या अचीवर्स दूसरी बैच थी, आपको याद है कि हम पजल को यहां से शुरू करते थे और यहां पे खत्म करते थे, पूरी की पूरी स्क्रीन छोटू से फॉन्ट के साथ भरी रहती थी। मैं आपको क्या बोलता था कि आप एक पजल को अगर 15 मिनट का टाइम लेके भी सॉल्व करते हो तब भी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाते हो। और लिटरली मैं बता रहा हूं, हमें मेंस एग्जामिनेशन में उसी लेवल के पजल्स देखने को मिले, उसी लेवल के पजल्स, बड़े बड़े पजल्स थे, लैंग्वेज ट्रिकी थी, पॉसिबिलिटीज अच्छी खासी बन रही थी। तो यहाँ पर मतलब जिनसे मैंने बात करी उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये भी कह रहे थे कि लिखा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहां पर अगर चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते, हाँ, इनमें से मैंने जिनके साथ बात करी है उनमें से मैक्सिमम लोगों का ये फर्स्ट टाइम ही था, है ना। तो फर्स्ट टाइम के अगर हम ध्यान में रखें तो फर्स्ट टाइम की वजह से क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, उतने मार्क्स नहीं मिले। और उन्होंने अभी कुछ मतलब जैसा नोटिफिकेशन आने से हार्डली 1 1.5 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से वो अगर इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, मैं मानूंगा उनका परफॉर्मेंस एक डिसेंट लेवल पर है। ठीक है, अगर आप में से भी किसी ने इस लेवल के आसपास परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया। क्वांट में बात करूँ तो क्वांट में केवल एक डीआई आई थी जो सबसे खतरनाक डीआई थी, नहीं, जो एक डीआई थी जो करने लायक थी, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस क्वांट में एकदम खतरनाक थे। पेपर इसी, मुझे लग रहा है पेपर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेट कर दिया था कि ये पेपर सॉल्व ही ना हो। ठीक है, तो क्वांट एकदम खतरनाक लेवल का आया था। तो क्वांट में कुछ कुछ लोगों के जीरो भी अटेम्प्ट है, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एसबीआई पीओ मेन से सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ जाएगा, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो 0 से 5 जिन जिन के साथ मैंने बात करी है ये अटेम्प्ट्स की रेंज रही है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूं अगर किसी ने क्वांट में जीरो भी अटेम्प्ट करे हैं, अगर क्वांट में जीरो अटेम्प्ट करके ऊपर सारा खेल संभाल लिया है, तो इवन क्वांट में जीरो अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता था। तो क्वांट के अटेम्प्ट्स मैंने जिनके साथ बात करी उनके इतने ही रहे हैं। तो आपको एक बार इन 4 सब्जेक्ट्स की आइडिया आ गई है, तो अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पर चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव इस पे गेम चेंजर था, डिस्क्रिप्टिव गेम चेंजर था। दिक्कत क्या थी कि क्वांट रीजनिंग ने पूरा का पूरा दिमाग का भाजीपाला कर दिया था, है ना, पूरे दिमाग के तार हिला दिए थे, पेपर का लेवल ही ऐसा दिया था क्वांट रीजनिंग का, हिलते हिल नहीं रहे थे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा एक माइंडसेट समझो, ये सिर्फ आपके नॉलेज की टेस्ट नहीं होती, ये सिर्फ आप कितना पढ़े हो इसकी टेस्ट नहीं होती। एसबीआई पीओ मेंस आपके टेम्परामेंट की टेस्ट होती है। अगर आपके हिस्से में कुछ खराब चीजें आती है तो क्या आप उन खराब चीजों को टैकल करते हुए, जब आपके हिस्से में आसान चीजें आती है आप उनके साथ कैसे डील करते हो, ये टेम्परामेंट एसबीआई पीओ में चेक होता है। तो जो क्वेश्चन, जो सेक्शन खराब गया है, उसका कुछ भी इंपैक्ट अगर आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन या सेक्शन पे नहीं आने देते हो तो आप एसबीआई पीओ के लिए फिट कैंडिडेट हो। टेम्परामेंट का खेल है और ये सारी चीजें मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं। हेलो ऑफिसर्स बोल के सेशन की शुरुआत ही इसलिए करता हूं क्योंकि उन क्वालिटीज का आपको एहसास रहे, है ना। तो ये टेम्परामेंट का खेल था। और अगर आपके अटेम्प्ट जिस रेंज में जा रहे कहीं ना कहीं, और अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर 47 से लेके 53 के आसपास अगर जा रहे हो स्कोर में, 47 से 53 तक अगर आप इसका स्कोर लेके जा रहे हो, या 45 कंसिडर कर लो, 45 ही कह लो, तो 45 से अगर 53 तक अगर आप अपने स्कोर्स इन चारों सब्जेक्ट्स में मिलाकर ले जा रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव आगे आपकी बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में जिसको इंग्लिश ग्रामर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसका इंग्लिश ग्रामर ठीक ठाक है, जो स्पेलिंग में गलतियां नहीं करता,
और जिसने डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है उसका फॉर्मेटिंग अच्छे से सीख लिया है, और जिसने लेटर का फॉर्मेटिंग अच्छे से सीख लिया है। ये चार चीजें जिसने सही से करी है, लेटर का फॉर्मेटिंग सही हो, डिस्क्रिप्टिव का फॉर्मेटिंग सही हो, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो है वो पहले सॉफ्टवेयर से चेक होता है जिसमें ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर चेक होता है, और बाद में फिर वो इवाल्युएट होता है। ठीक है, तो उसके बाद ग्रामर एंड स्पेलिंग में अगर कोई दिक्कत नहीं है और ठीक ठीक फॉर्मेट के हिसाब से सही सारी चीजें लिखी है, तो इधर 15 से लेके 18 मार्क्स तो आ ही जाता है। 15 से 18 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में आ ही जाते हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है डिस्क्रिप्टिव में, 20 या मैक्सिमम 22 मार्क्स मान लो, बहुत अच्छा आपने डिस्क्रिप्टिव लिखा है ना, तो यहां पर आपका एक जो स्कोर है वो फिर भी 70 क्रॉस कर जाता है। अगर आप थोड़ा सा इधर में ऑन एन एवरेज ही मान लो, अगर आप ऑन एन एवरेज 16-17 मार्क्स भी स्कोर करते हो और इधर 50 के आसपास भी जाते हो, तो आप 70 को टच कर रहे हो। ठीक है, तो 70 को अगर आप टच कर रहे हो और मान लो कट ऑफ थोड़ी सी कम रह जाती है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू में बैठ जाओगे, और इंटरव्यू के लिए आपको अच्छा सा एज रहेगा अगर आपके पास कट ऑफ से आगे की लीड है। ठीक है, तो इस रेंज में अगर आपने अटेम्प्ट्स किए हैं तो एक सही डिसेंट अटेम्प्ट है। जिन लोगों के अटेम्प्ट्स बहुत ही कम रहे, इन 4 सब्जेक्ट्स में मान लो 25-30 ही अटेम्प्ट्स रहे, तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी है, उन चीज़ों को आप अपने आगे के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करो। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन आगे आने वाला है, और एसबीआई क्लर्क मेंस इससे तो बहुत आसान आएगा। ये जो एग्जामिनेशन का शक्ल हमने देखा, इससे बहुत आसान आएगा। तो ये कुल सिनारियो है टोटल मिलाकर। ठीक है, 2022 के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, और ये जो कट ऑफ है आपके सामने, ये 250 में से है सर, 250 में से। 250 में से जनरल की कट ऑफ 78 गई है, ओबीसी की 73 गई है ना। और ये कब, मैं लेवल का भी कंपैरिजन करता हूं, ये पिछले साल का पेपर है ना, इस साल के पेपर के कंपैरिजन में इजी था। ठीक है, मतलब बाकियों पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, बट इसके कंपैरिजन में है ना, पिछले साल का पेपर आसान था। पिछले साल के पेपर से बहुत अच्छे लेवल का इस साल का पेपर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इधर 45 के आसपास भी हो और इधर आपने अच्छा सा परफॉर्म किया है, और अगर आप 60-65 अच्छे से क्रॉस कर जाते हो, तो इंटरव्यू में बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में ड्रॉप ज़रूर होगी। तो बस आप, मैं अभी यही कहूंगा, देखो इधर एक चीज मैंने क्या कही, इधर एक चीज मैंने बस यही कही कि इन दोनों सेक्शन का इम्पैक्ट अगर आप बाकी सेक्शन पे नहीं आने देते, आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर जाते। तो खेल यही है सर, एसबीआई पीओ मेंस ने जो हमें सिखाया उस सीख को आगे लेके चलेंगे, और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपके अटेम्प्ट्स कितने रहे, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई है, तो आप अपने अटेम्प्ट्स और आपका अपना एक्सपीरियंस एसबीआई पीओ मेंस के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, और हो सके तो उस पर रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपके आगे के एग्जामिनेशंस के लिए। बाय बाय।